हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पिछले क्लास में पढ़ा था श्वसन अंग। तो हमने क्या देखा था कि श्वसन अंग कई प्रकार के होते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जैसे श्वसन अंग हमने एक कोशिकी, बहुकोशिकी में, जैसे हाइड्रा में देखा था, एक कोशिकी में, अमीबा में। और हम जब डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमने ये देखा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, सबका का है श्वसन अंग अलग अलग है। जैसे मछली में गिल्स द्वारा, कि इंसेक्ट में ट्रैकिया द्वारा, और ह्यूमन में लंग्स द्वारा होता है। तो आज हम क्या करेंगे, स्पेशली जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मानव का श्वसन तंत्र। मतलब मानव में जो श्वसन अंग होता है वो कौन सा होता है और कैसे प्रॉपर वर्क करता है। अगर आप इस थंबनेल को देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है कि एनिमेटेड वीडियो है। तो आप देखिए कैसे हो रहा है। नेसल कैविटी है, यहाँ से आया कहाँ पे, फेरिंग से लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद आपके पास देखिए ये फेरिंग से यहाँ पे ट्रैकिया सिस्टम यहाँ से डिवाइड हुआ और कई पार्ट में लंग्स में क्या हो जा रहा है, ये बढ़ जा रहा है। तो इसी पूरे प्रोसेस को आज हम पढ़ेंगे कि कैसे ये बढ़ रहा है और कैसे ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम गैस जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं तो देखिए कुछ गैस को हम बाहर भी निकाल रहे हैं। तो बाहर जो निकलता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो अंदर आता है वो हमारे पास कौन सी गैस होती है, वो होती है ऑक्सीजन। अच्छा, का यही कार्बन डाइऑक्साइड आपके अंदर है और वो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जा रही है, बाहर जा रही है। और ये ऑक्सीजन क्या है, आपके पास बाहर है, बाहर की ऑक्सीजन कहाँ जा रही, अंदर तक आ रही। तो इसी पूरे प्रोसेस को आज हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि मानव में श्वसन तंत्र कैसे होता है, कैसे ये प्रॉपर वर्क करता है, जो हम इस तरह से श्वसन करते हैं जो लंग्स के द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि जो हमें टॉपिक पढ़ना है श्वसन अंग। तो श्वसन में अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, श्वसन अंग है। श्वसन अंग में क्या है कि जो मनुष्य का श्वसन तंत्र है, सबसे डेवलप्ड श्वसन तंत्र है। तो सबसे डेवलप्ड श्वसन तंत्र है, सबसे पहला इसका जो पार्ट होता है, जो श्वसन स्टार्ट होता है, हमारे नाक से स्टार्ट होता है। और नाक में क्या होते हैं, दो छिद्र होते हैं। और जो दो छिद्र होते हैं, अगर स्ट्रक्चर आप देखिए ऐसे, तो जो दो छिद्र होते हैं इसी के बीच में सपाट बना होता है। अब जब सपाट बना होता है तो इसी जो छिद्र होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, नासिका छिद्र। क्या बोलते हैं, नासिका छिद्र। और जो नासिका छिद्र होता है इससे हम क्या करते हैं कि एयर को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। और जब एयर को हम अंदर लेते हैं, इंटर करते हैं, ये हमारा नाक है, हम इसी से एयर को इंटर करते हैं। जब एयर को हम इंटर कर रहे हैं नासिका छिद्र से, तो यहीं पे क्या होता है कि नासिका छिद्र दो पार्ट में डिवाइड होता है। और दो पार्ट में डिवाइड होता है, बीच में एक सेप्टा होता है, बीच में सेप्टा होता है जो क्या करता है, इन दोनों को अलग करता है। अब जब अलग करता है तो इसी में क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। और जो मूल रोम होते हैं मतलब वो क्या करते हैं, उनका मेन फंक्शन ये है कि जैसे मान लो एयर के साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल या हार्मफुल पदार्थ क्या हो रहे हैं, इंटर होते हैं, तो वो उसी एयर में फंस जाते हैं। हेयर में जो बाल होते हैं उसी बाल में फंस जाते हैं। और जब बाल में फंस जाते हैं तो हमारे नाक की जो त्वचा होती है उसमें पाया जाता है म्यूकस। म्यूकस कहने का मतलब श्लेष्मा। और जब श्लेष्मा पाया जाता है तो वहीं श्लेष्मा का सिक्रीशन होता है। और श्लेष्मा का सिक्रीशन होता है तो जो भी जीवाणु या हानिकारक पदार्थ हैं उसी में चिपक कर उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब ये दोनों क्या होते हैं, नेसल सेप्टा द्वारा मतलब नास पट्टिका द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। और इनमें क्या होता है कि जो अग्रभाग है वो तो बाहर खुलता है, लेकिन अंदर वाला भाग क्या होता है, हमारे ग्रसनी से जुड़ा हुआ होता है। अब जब ग्रसनी से जुड़ा हुआ है तो बताया गया कि इसके पीछे वाले भाग में क्या होता है, पाया जाता है घ्राण क्षेत्र। क्या होता है, जैसे ये हमारा पीछे वाला क्षेत्र है तो यहीं पे क्या पाया गया, इसका घ्राण क्षेत्र। मतलब ऑल्फैक्टरी लोब होता है या ऑल्फैक्टरी रीजन होता है जो हमें इसमें लाती है, या कोई भी चीज़ हम सूंघते हैं तो इसी जगह से सूंघते हैं। तो ये हमारे मनुष्य में क्या होता है, छोटा पाया जाता है। और मनुष्य में छोटा पाए जाने के कारण ये क्या करता है कि हम लोगों को जो स्मेल की कैपेसिटी है वो दूसरे जंतुओं से क्या है, कम है, दूसरे जंतुओं से कम है। अच्छा, दूसरा जब श्वसन हो गया तो श्वसन के बाद ये क्या होता है, ये हमारी ट्यूब क्या होती है, थोड़ा आगे बढ़ती है। और जब आगे बढ़ती है तो यहीं पे आगे बढ़ने के साथ क्या हो जाता है, हमारे पास गला का पार्ट होता है। यहीं पे क्या होता है, लैरिंग्स होता है। क्या होता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसे हम क्या कहते हैं, कंठ द्वार। कंठ द्वार। और यहीं से क्या होता है कि हमारे पास आवाज़ आती है। क्या होती है, आवाज़ आती है।
मतलब जो हम बोल रहे हैं तो उसके क्या हो रही, आवाज आ रही। अब आवाज के बाद यहाँ पे क्या हुआ, अब आवाज आ रही है, उसके बाद क्या हुआ कि यही जो ये कंठ द्वार जैसे ये है, ये वाला पार्ट, ये जो ऐसे घूमा हुआ है हल्का सा ऐसे रहता है साउंड टाइप का जिससे आवाज आती है, ये हमारे पास ग्रसनी है। ग्रसनी के बाद क्या है, कर्ण मतलब नासिका छिद्र। नासिका छिद्र के बाद क्या है, ग्रसनी। ग्रसनी के बाद हमारे पास क्या है, कंठ द्वार, ये इसका सीक्वेंस है। कंठ द्वार के बाद फिर हमारा जो आएगा वो क्या हो जाएगा, श्वास नली। सीक्वेंस है श्वास नली। श्वास नली के बाद मतलब ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स होता है, श्वसनिकाओं होता है। श्वसनिकाओं के बाद फिर हमारे पास क्या होता है, एल्वियोलर सैक होता है, वायु कोशिकाएं। तो इसी तरह से क्या होता है, इनमें ट्रांसफर होता है। तो हम नेक्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मुख गुहा है, मुख गुहा से क्या हुआ, हमारा ग्रसनी हुआ। ग्रसनी के बाद कंठ द्वार। कंठ द्वार से क्या होता है, हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है, यहाँ हम बता चुके हैं। कंठ द्वार क्या होता है, गले में पाया जाता है। जब हमारे एयर हम लेते हैं, एयर छोड़ते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होने से क्या होता है कि वो आवाज़ क्या होता है, निकलता है। लेकिन जो हमारे पास ये ट्रैकिया है, ये वाला संरचना, तो ये जो ट्रैकिया बना हुआ है, जैसे मान लो एक पाइप है, ये हमारा क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया कहने का मीन्स क्या है, श्वास नली है। अब जो श्वास नली है, इसी श्वास नली से क्या होता है, एयर हमारा क्या होता है, इंटर होता है। लेकिन एयर इंटर होगा तो बहुत पतला होता है। अब पतला होने से क्या होता है कि इसमें डर रहता है कि कहीं अगर एयर कम मिला तो चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो इसके पूरे ऊपर क्या होता है, एक सी शेप का। सी शेप कहने का मतलब ऐसे पूरा कंप्लीट नहीं रहता, जैसे इसी चारों ओर क्या है, जैसे एक कवरिंग है पूरा, ऐसे सी शेप का क्या होता है, पाया जाता है। सी शेप पाया जाने का मतलब क्या है कि ये किसका बना होता है शीशे पे, ये बना होता है कार्टिलेजिनस रिंग होता है। किसका, कार्टिलेजिनस रिंग। कार्टिलेज का बना हुआ एक रिंग होता है जो सी शेप का होता है। अच्छा, इसके पाए जाने से क्या होता है कि जैसे अगर मान लो हम एयर ज़्यादा ले लेते हैं तो ये ज़्यादा फैलेगा नहीं। अच्छा, जब क्योंकि बहुत ही पतला होता है, अगर ज़्यादा फैलेगा तो फट सकता है। अगर मान लो एयर कम मिला, एयर कम मिला तो क्या होगा, ये चिपकेगा नहीं। ये चिपकेगा नहीं तो इससे क्या होता है, जो एक कार्टिलेजिनस सी टाइप का कार्टिलेजिनस रिंग होता है, क्या करता है, इसकी सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है। यही हमारे पास क्या है, ये जो उपास्थि लिखा हुआ है, उपास्थि वलय, इसी को हम क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग। जो वहाँ पे हम इंग्लिश में लिखे हैं कार्टिलेजिनस रिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, उपास्थि वलय। अब जब कार्टिलेजिनस रिंग है तो जो हमारे पास वहाँ से, सॉरी क्या कहते हैं, यहाँ से ग्रसनी के बाद कंठ द्वार आया। कंठ द्वार से क्या हुआ, श्वास नली में आया। श्वास नली कहने का मतलब इसमें जो हमारे पास एक पाइप की तरह संरचना है, और यही पाइप की तरह संरचना क्या होती है, आगे जाकर जैसे ही लंग्स में इंटर यहाँ आती है, लंग्स में ये क्या होती है, हमारे पास दो पार्ट में बढ़ जाती है। जैसे ही लंग्स में आती है क्या आती है, दो पार्ट में बढ़ जाती। अब जब दो पार्ट में ये बढ़ गई, जैसे मान लो ये दो पार्ट में बढ़ गई, तो यहाँ भी क्या होता है, सी शेप की संरचना ऐसे पाई जाती है। अब जब सी शेप की संरचना पाई जा रही है तो इसी जो जो दो पार्ट में बढ़ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मतलब श्वसनिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कहने का मतलब क्या है, श्वसनिया। अब यही जो ब्रोंकाई है, फिर जब ये अंदर आएगा, जब ये अंदर आएगा तो यहाँ आने पे क्या है, ये कई ब्रांचों में बढ़ जा रहा है। अब जब कई पार्ट में ये पूरे लंग्स में से क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स को हम क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं। अब जो ये ब्रोंकियोल्स है, कई पार्ट में यहाँ पे क्या हो गया, बट गया। अब इसी को हम कह रहे हैं श्वसन का। अब जो ब्रोंकियोल से बटने के बाद भी क्या होता है कि इसके जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे ये छोटे छोटे पार्ट हो गए, तो इसका जो लोअर एंड होता है, यहीं पे क्या होते हैं, ग्रेप्स लाइक संरचना जैसे होती है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, उसी की तरह हमारे पास क्या होते हैं, वायु कोशिकाएं, मतलब एल्वुलाई सैक क्या हो जाती हैं,
यहीं पे अटैच हो जाती हैं। और जो एल्वुलाई सैक अटैच हो जाती हैं तो इसी एल्वुलाई सैक में ही हमारे पास क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, क्योंकि लंग्स में चारों ओर क्या होते हैं, बहुत सारे रक्त वाहिकाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है। तो ये अंगूर के गुच्छे की तरह संरचना हो जाती हैं। यही हमारे पास क्या होती हैं, एल्वुलाई। एल्वुलाई कहने का मीन्स क्या है कि इसे हम क्या कहते हैं, वायु कोश, और इन्हीं से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। क्लियर है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा जो सिस्टम क्या है, नासिका छिद्र, ग्रसनी, कंठद्वार, श्वास नली, श्वसनिकाओं, और उसके बाद क्या है, वायु कोश। तो ये हमारे पास क्या एक पथ है, श्वसन का पथ है, जिससे क्या होता है, जहाँ से होकर क्या होती हैं हमारी वो एयर क्या होती है, बॉडी में इंटर होता है। तो अब इतना क्लियर हुआ। अब इतना क्लियर होने के बाद हम अगर देखें कि जो हमारे पास एल्वुलाई है, तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों फेफड़े को अगर हम मिला लें तो कहने का मतलब 3 मिलियन के आसपास वायुकोश होता है। कितना होता है, 3 मिलियन के आसपास। कितने में, दोनों में। तो एक में हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.5 मिलियन क्या हो जाएगा, वायुकोश हो जाएंगे। तो जब लंग्स हमारे पास बना, तो अच्छा लंग्स हमारे पास ये है, तो एक चीज़ अगर हम लंग्स की संरचना देखते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा दायां लंग होता है क्या होता है, 3 भागों में होता है। एक भाग हमारा ये हो गया, 2 भाग। तो दायां लंग के हमारे पास कितने होते हैं, 3 भाग, दायां फेफड़ा। और बायां फेफड़ा हमारा कितने भाग में होता है, 2 भाग में। अब इसी फेफड़े के चारों ओर जो फेफड़ा है अगर ऐसे खुला रहेगा तो हो सकता है किसी बॉडी ऑर्गन से टच में आएगा तो डैमेज हो जाएगा। तो इसी बॉडी ऑर्गन के चारों ओर क्या होते हैं, लंग्स के चारों ओर क्या होती है, एक कैविटी पाई जाती है। और जो कैविटी पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी। तो जो ये कैविटी पाई गई, इसी कैविटी को हम क्या कह रहे हैं, प्लूरल कैविटी। क्या बोलेंगे इसको हम, प्लूरल गुहा। अब जो प्लूरल गुहा है, इसी गुहा में क्या है कि एक सब्सटेंस भरा हुआ है। और जो सब्सटेंस भरा हुआ है, जैसे मान लो ये ग्रीन कलर का हमने क्या किया, एक तरल पदार्थ इसमें भर दिया। अच्छा, जब तरल पदार्थ भर दिया तो इससे क्या फ़ायदा है कि जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स क्या करता है, श्वसन करता है। और श्वसन करता है तो कभी फूलता है कभी पचकता है। जब ये तरल पदार्थ इसमें भरा रहेगा तो इससे क्या हो जाएगा कि इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब इसमें इन कोशिकाओं से क्या हो जाएगा, घर्षण नहीं होगा। और जब घर्षण नहीं होगा तो आपके लंग्स को डैमेज नहीं होता। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लंग्स और जो एक गुहा के बाहर जो एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरल कला। क्या बोलते हैं, प्लूरल कला। क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि फेफड़े के चारों ओर कौन सी मेम्ब्रेन होती है, तो वो हमारे पास क्या होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरल कला। तो उम्मीद है ये टॉपिक्स ये कितना क्लियर हुआ। अब जब हमारे पास इसका पथ समझ में आ गया कि यह श्वसन कहाँ से होता है, कैसे होता है, कहाँ पका के होता है, जैसे ये नासिका, ग्रसनी, कंठद्वार, श्वासनाल, श्वासनिकाओं, वायुकोश। अब ये देखना है कि जो श्वसन होता है हमारे पास, इतना समझ में आया सबके। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास श्वसन होता है तो कैसे होता है श्वसन, कैसे हम एयर को अंदर लेते हैं, कैसे हम एयर को बाहर लेते हैं। तो इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है जब श्वसन अंदर लेता है उनसे हम कहते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कहने का मतलब क्या है कि इसमें गैस अंदर आती है। और दूसरा हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन। इसमें क्या होती है, गैस बाहर जाती है। मीन्स अगर हम इसका बात करें, अगर हिंदी में देखें तो हमारे पास जो इंस्पिरेशन है उसे हम कहते हैं प्राश्वास। और जो बाहर हम गैस निकाल रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, उच्छ्वास। तो ये देखिए हमारे पास एक डायग्राम, वो एनिमेटेड वीडियो चल रहा है। देखिए कैसे हमारे पास गैस क्या हो रही है, इसमें अंदर आ रही है, और कैसे गैस क्या हो रही है, बाहर जा रही है। जब गैस अंदर आती है तो उसे हम कहते हैं इंस्पायरेशन, और गैस बाहर जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन किस में होता है, क्योंकि देखिए जो हमारे पास, जैसे ये हमारे पास क्या है, रिब्स हैं। और इन्हीं रिब्स के बीच में क्या है, एक मसल्स है, इंटरकॉस्टल मसल। और मसल में नीचे देखिए लिखा हुआ है डायाफ्राम। तो ये लंग्स के नीचे क्या है, एक डायाफ्राम। यही डायाफ्राम हमारे बच्च गुहा और उदर गुहा को अलग करता है। तो जो डायाफ्राम है, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो ये देखिए जो ये वाला पार्ट है ये हमारा क्या होता है, फैलता है। देखिए यही हमारा डायाफ्राम है। जैसे हम गैस को क्या कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, तो जो हमारा फेफड़ा क्या होता है, फूलता है।
अब फूलता क्यों है? क्योंकि जो डायफ्राम है क्या होता है, थोड़ा नीचे आ जाता है। अच्छा, नीचे आ जाने से जैसे मान लो यहाँ तक था, अभी यहाँ पे आ गया, तो इतना एरिया बढ़ा कि नहीं है हमारे पास? तो एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है, प्लस क्या होता है, जो बाहर का प्रेशर होता है अधिक होता है, और अंदर का प्रेशर जो हो जाता है क्या होता है, वो माइनस हो जाता है, कम हो जाता है। कम हो जाने से क्या होता है कि जो भी गैसें होती हैं क्या होती हैं, बहुत ही तेज़ी से हमारे अंदर लंग्स में आ जाती हैं। अब जब गैस अंदर आ गई तो हमें क्या करना है, इसे बाहर भी करना है। तो बाहर करने के लिए क्या होता है कि जो डायफ्राम हमारा फैला हुआ था, इनहेलेशन था, अब वहीं क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और जब सिकुड़ जाता है तो इस पर एक प्रेशर पड़ता है, और ये हमारा लंग्स क्या होता है, फिर पिचकता है। तो इसके अंदर जो भी गैसें भरी होती हैं वो सारी गैसें क्या हो जाती हैं, बाहर निकलती हैं। बाहर क्यों निकलते हैं? क्योंकि बाहर का प्रेशर कम और अंदर का प्रेशर हाई हो जाता है जब डायफ्राम क्या होता है, सिकुड़ता है। तो उससे गैसें क्या हो जाती हैं, बाहर हो जाती हैं। अब जब क्या होता है कि जब हमारा गैस अंदर आता है इंस्पायरेशन में, तो इसका जो डायफ्राम है एक संरचना बनाता है, और जो संरचना होता है ये बड़ा फेमस है, उसे हम कहते हैं गुंबद के आकार का। किसके आकार का? गुंबद के आकार का एक गुंबद के आकार का संरचना बन जाता है, मतलब डोम शेप हो जाता है। एक मिनट। डोम शेप संरचना हो जाता है। जो डोम शेप संरचना है ये किस में होता है, इंस्पिरेशन में। ओके। अब जब इंस्पिरेशन हुआ तो आयतन बढ़ गया। अब समझ में आया इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन। लेकिन जब श्वासोच्छ्वास होता है तो गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। अब जो फेफड़ों में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज होने का मतलब क्या है कि हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है, मतलब ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है हमें क्या करना है, लेना है। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उस ब्लड को हमें क्या करना है, बाहर कर देना है। तो इसके लिए क्या कहा गया कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डायग्राम है, इसके थ्रू हम समझा रहे हैं आपको। ये सामने बना हुआ है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये कि ये एल्वुलाई है, ठीक। एल्वुलाई आप लोग देख ही चुके हो, कहाँ पाया जाता है, हमारे लंग्स में, ठीक। तो इसी में ये बताया जा रहा है, इसी के थ्रू समझा देते हैं। हाँ, तो ये जैसे बीच में एल्वुलाई है, अब इसी में क्या है, हमारे पास CO2 O2 दोनों भरा हुआ है। तो अब ये हमारे चारों ओर जो साइड में लाल कलर की हैं, ये क्या है, हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, वाहिकाएं हैं छोटी छोटी। अब जो ऑक्सीजन है, अब जो ऑक्सीजन है जो रेड कलर का है, ये किसको डिनोट कर रहा है, ऑक्सीजन को। ये हमारा ऑक्सीजन को इंडिकेट कर रहा है। और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है CO2 को, जो ग्रीन कलर में है। तो हुआ कैसे कि देखिए, जैसे पार्शियल प्रेशर क्या है कि बाहर का अधिक है, किसका, ऑक्सीजन का, किसके अपेक्षा, अंदर की अपेक्षा। जब अंदर की अपेक्षा कम है तो ये ऑक्सीजन कहाँ आया, एल्वुलाई में। और यहाँ से आने के बाद कहाँ मिक्स हो गया, ब्लड में। अच्छा, ब्लड में पाया जाता है Hb। Hb कहने का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। अच्छा, जब हीमोग्लोबिन है, यही हीमोग्लोबिन जब किससे मिक्स हुआ, हमारे ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन से मिक्स हुआ तो ये क्या बनाया, HbO2। और इसी HbO2 को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। सॉरी, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, इसी में क्या होता है, ऑक्सीजन मिला हुआ है। और जब ऑक्सीजन मिला हुआ है, जब ये ब्लड के साथ मिक्स हुआ, तो यही ब्लड क्या किसके पास जाएगा, ऊतक के पास जाएगा। और जब ये ऊतक के पास जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये ऊतक में पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, फिर से टूट जाएगा, किस में, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में। और ये ऑक्सीजन किसके पास चला जाएगा, ऊतक के पास। तो ऊतक इसको क्या करेंगे, अपने में यूज करेंगे। यूज करके क्या करेंगे, जो हमारे बॉडी की प्रक्रिया है, जो भी हमारे बॉडी के जीने के लिए आवश्यक होती हैं, उसको सब क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसी ऊतक में जब क्या होगा, ऑक्सीजन का यूज होने लगेगा तो क्या बनेगा, ये रिलीज करेगा, जो बेस्ट प्रोडक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इसी ऊतक से कहाँ आएगा हमारे पास, देखिए ऊतक से किस में आएगा, ब्लड कोशिका में। अच्छा, ब्लड में आएगा तो ब्लड में हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो ये क्या बनेगा, मतलब जैसे हमारे पास ऑक्सीजन मिला तो हमने ये कहा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो क्या होगा, HbCO2, जिसे हम क्या नाम देंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब जब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना तो यही HbO2 फिर कहाँ आएगा,
भाई ब्लड में मिक्स हुआ, ब्लड के बाद कहाँ आएगा हमारे पास, हमारे एल्वुलाई में, मतलब वायु कोशिका में। और जब वायु कोशिका में आएगा तो वायु कोशिका में फिर कहाँ तक पहुँच जाएगा, नासा छिद्र से होकर निकल जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे Hbo2 को हमने ये कहा, जैसे Hbo2 यहाँ पे बना, HbCO2 बना। अब HbCO2 क्या हुआ, ब्लड में मिक्स हुआ, ब्लड में मिक्स हुआ तो कहाँ आया, एल्वुलाई में, एल्वुलाई से होते हुए कहाँ निकल गया, बाहर चला गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, जैसे ऑक्सीजन यहाँ आया, यहाँ पे एल्वुलाई में आया, यहाँ पे आया ब्लड में, तो ब्लड में क्या बना, HbO2 बना। HbO2 से कहाँ गया, ऊतक के पास गया, ऊतक में काम किया, फिर क्या हुआ, CO2 बना, और फिर वही CO2 कहाँ आएगा, इसमें आएगा, और फिर क्या होगा, इसमें आ जाएगा, इसी के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दोनों क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और यही ब्लड के द्वारा मूवमेंट करके, अलग करके अब क्या करते हैं, हमारे शरीर से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे जिसका पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड होता है, इस तरह से क्या, जैसे ऑक्सीजन का विसरण वायु कोशिका के शरीर में हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, गैसियस एक्सचेंज हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब जब गैसियस एक्सचेंज हमारा हो गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी हम इंटर कर लिए, और क्या हुआ, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया, ऑक्सीजन को हम क्या किए, इंटर कर लिए। तो मेन हमारे पास क्या है, किस तरह से हमारा ये चैप्टर क्या हुआ, पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक, तो आज के टॉपिक में इतना ही है। हाँ, इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बता सकता है। अब देखिए एक बार फिर से हम इसको बता दें, देखो जैसे हमारे बाहर में क्या है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका पार्शियल प्रेशर मतलब आंशिक दाब अधिक है, कितना, हमारे शरीर के अपेक्षा। तो क्या करता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आता है, बॉडी में आएगा तो सीधे रक्त कहाँ पहुँचेगा, हमारे एल्वुलाई में, मतलब वायु कोशिका में। वहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन किससे मिलेगा, हमारे ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन से। जैसे हीमोग्लोबिन से मिलेगा तो हमें से HbO2 क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, कहाँ जाएगा, ये जाएगा ऊतक के पास। और जब ऊतक में जाएगा तो ऊतक क्या करेगा, इसी ऑक्सीजन को यूज करेगा, जो भी उसका वर्क होता है, जैसे श्वसन करना, जो भी करता है, जो भी एक्टिविटी होती है, जब कोई वर्क होगी मसल्स में, ऊतक में, तो क्या हो जाएगा, वहाँ से बेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे बॉडी में है तो हार्मफुल है, तो क्या होगा, वो निकलेगा किस में मिक्स होगा, ब्लड में। अब ब्लड में मिक्स होगा तो क्या बनाएगा, का ब्लड में क्या, हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन फिर CO2 से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ आएगा, हमारे एल्वुलाई में, मतलब वायु कोशिका में। फिर ये क्या होगा, हमारे नासिका के थ्रू लंग्स, वो एल्वुलाई से क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, फिर ट्रैकिया के होते हुए हमारे नासिका से बाहर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, प्रॉपर वर्क ये हमारा करता रहता है, और हम कंटिन्यू क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते रहते हैं। तो इसके इसके बाद ये हमारा क्या होता है, ये चैप्टर हमारा श्वसन वाला चैप्टर जो होता है, क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारे पास क्या होगा, परिवहन होगा, मतलब परिसंचरण तंत्र। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।